हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं राबिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं आपका जिला आपकी खबर। शुरुआत करेंगे रोहतक जिले से। 1 साल के कोरोना कहर के बाद प्रदेश भर में आज तीसरी से 5वीं तक की कक्षाएं एक बार फिर से शुरू कर दी गई। कोरोना के प्रोटोकॉल के साथ ये स्कूल खुले, जहां पर स्कूल के मेन गेट पर ही छात्रों की और साथ में शिक्षकों की भी, टीचर्स की भी थर्मल स्क्रीनिंग की गई। स्कूल के भीतर सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था थी। पहले ही आगाह कर दिया गया था कि बच्चे मास्क लगाकर ही आएंगे। कई स्कूलों में मास्क का भी प्रबंध था। अगर कोई बच्चा भूल गया है तो वहां पर मास्क उनको दिया जा रहा था। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बिठाया गया कक्षाओं में उन्हें और पढ़ाया गया। एक अनिवार्यता यहाँ पर यह थी कि आप अपने अभिभावकों की परमिशन लेकर ही आएंगे। अगर अभिभावक भेजना चाहे तो ही वो भेजें स्कूल में, ये बता दिया गया था। लेकिन ये भरोसा जरूर दिया गया था प्रबंधन की तरफ से, स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से, कि हम बच्चों के सेहत के साथ किसी तरह का कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे। हमारी तैयारी पूरी है। हमें गवर्नमेंट ने 3rd to 5th क्लास के लिए अलाउ किया है कि आप क्लासेस लगा सकते हो। तो आज फर्स्ट डे है बच्चों का स्कूल आने का। तो इसके लिए हम गवर्नमेंट की तरफ से जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो हम फॉलो कर रहे हैं। जैसे आते ही बच्चों का सैनिटाइज कराया गया है और टेम्परेचर चेक करके ही हम क्लासेस में भेज रहे हैं। और साथ में बच्चों का मास्क कंपलसरी है, इनकी वाटर बोतल कंपलसरी है। इवन देन हमने रिसेस पीरियड भी इनका प्रदेश में कोरोना काल के बाद तीसरी से 5वीं तक के स्कूल खोले गए। कोरोना के सभी हिदायतों को मानते हुए स्कूलों को खोला गया। स्कूल खोलने में छात्रों ने अच्छा खासा उत्साह दिखाया। हालांकि पहले दिन स्कूलों में छात्रों की संख्या काफी कम रही, लेकिन अध्यापक और छात्र दोनों ही इस बात से खुश हैं कि अब वे स्कूल में आकर पढ़ाई करेंगे। उनका कहना है कि ऑनलाइन क्लास से छात्रों को समझाना काफी मुश्किल था। देखिए जी, काफ़ी समय के बाद स्कूलों को सरकार के द्वारा खोला गया है, तो हम सरकार द्वारा जारी सारी गाइडलाइनों को पूरा कर रहे हैं। पहले हमने स्कूल को सैनिटाइज कराया है, उसके बाद बच्चों को बैठने के लिए उचित पूरी व्यवस्था कराई है ताकि बच्चे कोरोना से बच सकें। बच्चों को मास्क पहनना अनिवार्य है। इसके अलावा पेरेंट्स से बच्चों का परमिशन लेटर भी लिखवाया गया है और पेरेंट्स को ये कहा गया है कि जैसे सरकार की गाइडलाइन है कि बच्चों को हेल्थ डिपार्टमेंट से अपना सर्टिफिकेट बनाकर आना है और 3 दिन से पुराना नहीं होना चाहिए। उसके प्रति भी हमारे पेरेंट्स। इनेलो के पूर्व विधायक अभय सिंह चौटाला ने केंद्र और हरियाणा सरकार पर तंज कसा है। अभय चौटाला ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के भीड़ से कानून नहीं रद्द होने के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि भीड़ ने ही देश को आजादी दिलाई थी। उन्होंने कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर पर जवाबी हमला बोलते हुए कहा कि तोमर अभी भी आरएसएस के दफ्तर से बाहर नहीं निकले हैं। अभय सिंह चौटाला ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को चुनौती देते हुए कहा कि नरेंद्र तोमर हरियाणा पंजाब का दौरा करके दिखाएं। उन्होंने कहा कि हरियाणा के 2 उपचुनाव में बीजेपी को प्रदेश की जनता सबक सिखाएगी। कालका और ऐलनाबाद हलके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और सीएम मनोहर लाल एक रैली करके दिखाएं। साथ ही उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधा। सीएम मनोहर लाल और हुड्डा के मिले होने का भी आरोप लगाया। भीड़ ने तो इस देश को आजादी दिलाई थी। केंद्रीय कृषि मंत्री मुझे लगता है आरएसएस के दफ्तर से बाहर नहीं निकला अभी तक। अभी भी कहीं वहीं बैठ करके इन सब बातों की योजना बनाता है। अगर ये गलतफहमी है केंद्रीय कृषि मंत्री का, तो हरियाणा का, पंजाब का दौरा करके दिखा दे, उसको पता लग जाएगा कि भीड़ क्या चीज होती है। इस भीड़ ने ही इन लोगों को एमएलए और एमपी बना करके भेजा। इन्होंने इनको राज सौंपा है। अगर ये भीड़ ना होती, मोदी के बहकावे में ना आते लोग, तो ये केंद्रीय कृषि मंत्री पहले नहीं बना कभी। अभी ने 6 साल में सुताई है। तो जो भीड़ बनाना जानती है वो भीड़ बिगाड़ना भी जानती है। नरेंद्र मोदी, ये अपना नरेंद्र मोदी जी भी आए थे इलाहाबाद में और तोमर साहब भी आए थे। ये दोनों आकर के जलसा करके दिखा देना हरियाणा में, इन दोनों जगह पे। देश का प्रधानमंत्री तो बहुत बड़ी बात होती है। उनका कोई मिनिस्टर, कोई चीफ मिनिस्टर, कोई उनका एमएलए इस इलाहाबाद के इलेक्शन के अंदर किसी गांव में बढ़ के दिखा देना। बहुत खुला कहा था
कि इसमें स्टडी की जरूरत नहीं, आप इसकी इंक्वायरी कराओ, आप इसको सीबीआई को सौंप दो। अगर हमने कोई गलत तथ्य दिए इसमें तो आप हमारे खिलाफ एफआईआर लॉन्च करो, हमारे खिलाफ कार्रवाई करो। अगर हमने इसके खिलाफ सही सबूत जुटा करके दिए आपको, तो फिर आपको किस बात की हिचक है? आप क्यों नहीं इसकी विजिलेंस से इंक्वायरी कराते? क्यों आप किसी हाई कोर्ट के सिटिंग जज को इसकी इंक्वायरी सौंपते? क्यों आप सीबीआई को इसकी इंक्वायरी देने से इसकी जा रहे? लेकिन ये मिले हुए थे आपस में। अब जब मामला सीबीआई के हाथ में चला गया था तो चार्जशीट तो आनी थी। ये लेट हुई है। ये चार्जशीट तो आज से 4 साल पहले आनी चाहिए थी। हुड्डा साहब को तो अब तक 4 वर्ष जेल में हो जानी थी। हरियाणा के पूर्व मंत्री विपुल गोयल के घर राम मंदिर के लिए दान का विशाल कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का आयोजन विपुल गोयल के फरीदाबाद सेक्टर 17 के आवास पर किया गया। कार्यक्रम में कई सामाजिक संस्थाओं ने राम मंदिर के लिए दान दिया। कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री ने कहा कि श्री राम मंदिर के निर्माण में फरीदाबाद के राम भक्त दिल खोलकर दान कर रहे हैं। आप सब लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और माननीय लोग जी ने कहा कि हमारे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है कि हमारी 24 पीढ़ियों ने तो संघर्ष किया और हमें ये मौका मिला। भिवानी में बुधवार को संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमले के विरोध में लोकतंत्र बचाओ दिवस के अवसर पर किसान मजदूरों ने शहर में प्रदर्शन किया और जिला उपायुक्त के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर मांग की है कि सभी गिरफ्तार किसानों, पत्रकारों और आंदोलन समर्थकों को तुरंत रिहा किया जाए और उनके विरुद्ध संगीन झूठे मुकदमे रद्द किए जाएं। सरकार को तीनों काले कानून वापस लेने चाहिए ताकि किसान और मजदूर अपने सिस्टम को चला सके। और ये जो बार बार मुकदमे बना रहे हैं हमारे साथ पत्रकारों पे, हमारे साथी किसानों पर, वो सारे के सारे मुकदमे सरकार को वापस लेने चाहिए। हम सरकार से यही मांग करते हैं बार बार, और हम अपना जो आंदोलन हो बिल्कुल शांति प्रिय चला रहे हैं। इसलिए हम सरकार से बार बार यही मांग करते हैं कि हमारे साथियों को रिहा करे, तीनों काले कानून रद्द करे। बस यही हमारी सरकार से प्रार्थना है। किसान आंदोलन का आज 91वां दिन है। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान लगातार बॉर्डर पर डटे हुए हैं। इसी बीच बुधवार को किसानों पर ही दर्ज किए गए मुकदमों को लेकर दमन विरोधी दिवस मनाया। किसानों ने कहा कि उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। इस दौरान किसान नेताओं ने कहा कि निजीकरण की मार झेलने वाले और बेरोजगार युवाओं को भी किसान आंदोलन से जोड़ा जाएगा। ये लड़ाई केवल किसानों की नहीं है बल्कि निजीकरण के खिलाफ भी है और बढ़ती हुई बेरोजगारी की चपेट में आ रहे युवा पीढ़ी की भी है। किसान मजदूर जो जमा बैठा है, ये आंदोलन किसान मजदूर गरीब आदमी सभी का आंदोलन बन चुका है, जन आंदोलन बन चुका है। और अब इस आंदोलन में जो मोदी जी ने हमारे देश का निजीकरण करने की सोच ली, जो निजीकरण करके हमारे बहुत से साथी जो बेरोजगार हो गए और जो साथी बहुत से बेरोजगार हैं अभी, उन सभी को इस आंदोलन से जोड़ा जाएगा। और ये हमको पता है सरकार की मंशा साफ नहीं है, इसलिए यहाँ पर पक्की उसकी वो भी करी जाएगी, पक्के मोर्चों की और व्यवस्था की जाएगी। गुरुग्राम पुलिस को कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने हत्यारे आशिक को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि बीती 19 फरवरी को आरोपी ने अपनी प्रेमिका के गला दबाकर हत्या कर दी थी। पुलिस की माने तो मृतका 4 महीने की गर्भवती थी और आरोपी के साथ बीते 7 महीने लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। ये 19 फरवरी को सेक्टर 50 के इलाके में एक प्रीति नाम की औरत की हत्या हुई थी, जो जलवायु विहार की वहाँ पे किराए पे रह रहे थे। और उसके ही प्रेमी ने उसकी तरह की चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में सामने आई थी
उसके पति ने भी इसी बात के बारे में FIR दर्ज कराई थी। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हुए हमारी सेक्टर 40 की क्राइम यूनिट ने जो आरोपी प्रेमी था, वो सुभाष नाम का, उसको हमने गिरफ्तार कर लिया है और उसमें आगे की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर आज करनाल के जिला सचिवालय पर किसानों ने कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी किसानों ने आंदोलन के दौरान जेलों में बंद हुए किसानों को सशर्त छोड़े जाने की मांग की और जिला सचिवालय में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन देने पहुंचे किसानों द्वारा अपील की गई कि कोई भी किसान भाई अपने खेतों में खड़ी फसल को नष्ट न करे, इससे बेहतर है कि फसल को मजदूरों में फ्री में बांट दें। सचिवालय पहुंचे हैं और आपके माध्यम से हम अपने किसान भाइयों को एक बेनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। अभी जो किसान भाई 2-3 दिन पहले एक वीडियो आया था आपके, तो लोग किसान जो अपना खेत जोत रहे हैं, खड़ी गेहूं को बर्बाद कर रहे हैं, वो ना करें, क्योंकि ये जो सी गेहूं है ये हमने अपने बच्चों की तरह पाल रखी है। इसको खत्म करना कोई गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे आप सारी बात हो, क्योंकि उनका मकसद ये है भी जैसे आप गेहूं बा दोगे, आपका जो सा थोड़ी बहुत इनकम रहेगी वो भी खत्म हो जाएगी। हमें संघर्ष लड़ने के लिए अपने इनकम के सोर्स खत्म नहीं करने। ज्ञापन देने पहुंचे हैं? जी, हम ज्ञापन देने पहुंचे हैं रिहाई के लिए, जो से हमारे बेकसूर किसानों को जिन्होंने जेलों के अंदर बंद कर रखा हुआ है। जी देना चाहूंगा अपने जिम्मेदार भाइयों को, जो किसी तरह भी लगा लो इमोशनल में आके किसी तरह भी अपनी फसल उतरे हैं, मैं खास करके आपके माध्यम से उन्हें मैसेज दूंगा, अपनी फसल को मत जोते। ये बच्चों की तरह हमने छोटी छोटी को बड़ी किया है और हम निर्भर भी इसी फसल के ऊपर हैं। हमारे साथ मजदूर तबका भी जुड़ा हुआ है। हाँ, हमने सरकार की गोडलियां लवानी है, और उसके लिए ये मैसेज अच्छा नहीं है जो हम फसल को जोत रहे हैं, क्योंकि जितने मजदूर हैं हम उनको भी खाने के लिए फ्री में देंगे अपनी गेहूं, और अपनी जितनी गेहूं है अपने खातर आके हम सारी स्टोर करेंगे, हम किसी को बेचेंगे नहीं गेहूं। ये आप मैसेज फैलाओ। और जो ये बाने वाला है, खेती को जोतने वाला, ये भाइयों को हाथ जोड़ के मैं कहूंगा कि फसल को बिल्कुल भी जोते ना, ये बच्चों की तरह पाली हुई है, ऐसा कर्म बिल्कुल ना करें। के लिए किसान, मजदूर, दुकानदार, कुछ भी लोग हैं जो सब अनाज ही खाते हैं, कोई भी मिट्टी नहीं खाता। और किसान एक अन्नदाता है कि जो धरती का सीना पाड़ के हमारी धरती माँ है उसमें से उपजा करके हर किसी को खिलाता है। कोरी ठंड में मतलब कितना बदतर हाल होता है, ये उद्योगपतियों को क्या पता कि क्या होता है। इन्हें तो 2 कामों से पता है, एक इनके पास स्नैक प्लॉट, एक मनी प्लांट, और एक ये जो दिल्ली में बैठी इंटरनेशनल मीडिया है, गोदी मीडिया आतंकवादी बता रही है, इनको बस 2 चीज का, उसमें पानी डालिए सुबह शाम को पानी, हमारी खेती होगी, बस ये यहीं तक सीमित रहेंगे। आज हम DC ऑफिस करनाल पहुंचे हैं और हम ये राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन है, DC साहब को ज्ञापन सौंपा है कि जो हमारे बेकसूर किसान हैं उन्हें रिहा कर जाए। किसान आंदोलन के साथ ही अब किसानों के सामने गेहूं की फसल कटाई को लेकर भी संकट खड़ा हो गया। इस संकट से निकलने के लिए किसान और किसान नेताओं की ओर से विशेष रणनीति तैयार की गई है और अब इस रणनीति को आगे बढ़ाया जा रहा है। तय की गई रणनीति के तहत प्रत्येक गांव में जो बुजुर्ग ऐसे हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है और खेती बाड़ी का भी कोई भी काम करने में सक्षम नहीं है, अब ऐसे बुजुर्गों को प्रत्येक गांव से लाकर आंदोलन स्तर पर बिठाया जाएगा और आंदोलन को चलाने के लिए उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी और आंदोलन में भागीदारी दे रहे काम करने योग्य व्यक्ति और युवा वापस खेतों की तरफ रुख कर पाएंगे और गेहूं की कटाई के बाद फिर से बुजुर्गों की जगह आंदोलन में भागीदारी करेंगे। ऐसे में गांव-गांव जाकर किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रही समितियों के द्वारा बाकायदा प्रत्येक गांव के मोहल्ले में बुजुर्गों को तलाश कर उनको आंदोलन स्थल पर लाने के लिए तैयार किया जा रहा है। और फसल का समय आ गया, आंदोलन बहुत लंबे समय से चल रहा है, भविष्य में भी पता नहीं कितने समय और इसमें धरना देना पड़े, प्रदर्शन करने पड़े। सरकार अभी जिद पर है, अड़ी हुई है, हट कर रही है, तो अब इसको देखते हुए, फसल को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि गांव के अंदर जो हमारे वृद्ध हैं वो अपना धरना स्थल पर आएंगे और खेती को संभालेंगी महिलाएं और युवा, बच्चे खेती को संभालेंगे, खेत का काम भी खराब नहीं होगा, धरना में भी कमजोरी नहीं आएगी। दोनों आंदोलन तो 100% चलेगा और किसान नेताओं की आपने बात भी सुनी हो। अब
सबसे जो बड़ी लड़ाई है ना वो ये है कि हमें आंदोलन चलाना है और हमारी जो मातृशक्ति है उसने गांव में कमान संभाल रखी है बहुत भारी तरीके से और उन्होंने यहाँ सबको ये कह के भेजा है कि लड़ाई जीत के आनी है। एक बात तो ये, दूसरी बुजुर्ग लोग यहाँ पे रहेंगे और जो साथी काम करने वाले हैं वो वहाँ पे रहेंगे, थोड़ा बदलते रहेंगे और रूटीन बनाया हुआ है। गांव के हमारे जो मुखिया हैं किसानों के, उन्होंने रूटीन बनाया हुआ है कि भाई हर गांव से 10 आदमी, बड़े गांव से 20 आदमी, तो इस तरीके से जाएंगे ही जाएंगे।